हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्माइल पाठशाला। आज हम इस वीडियो में आपको एक तारा बुक का क्लास 4th के लिए मैथ्स का चैप्टर नंबर 11 पढ़ाएंगे, विभिन्न आकार। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। एक दिन गीता ने सोते समय सपना देखा। सपने में वह एक प्राचीन पुस्तकालय में पहुंच जाती है। वहां उसे गणित की एक पुस्तक मिली। पुस्तक के पन्नों पर कुछ ज्यामितीय आकृतियाँ बनी हुई थीं। गीता उस पुस्तक को ध्यान से देखने लगी। एक पन्ने पर एक अकेला बिंदु बना हुआ था। अचानक वह बिंदु चमकने लगा। धीरे धीरे उस बिंदु से आवाज़ आई, मैं सबसे छोटी ज्यामितीय आकृति हूँ। हर आकृति की शुरुआत मेरे से ही होती है। मेरे बिना किसी भी ज्यामितीय आकृति को बनाना संभव नहीं है। बिंदु बिंदु वह सबसे छोटी ज्यामितीय आकृति है जिसकी कोई लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई नहीं होती है। यह केवल एक स्थिति को दर्शाता है। इसे प्राय एक छोटे डॉट से दर्शाया जाता है। देखिए डॉट से दर्शाते हैं इसे ऐसे, जैसे कि डॉट ए, डॉट पी, डॉट क्यू, डॉट एक्स। यहाँ ए, पी, क्यू, एक्स एक बिंदु को दर्शाते हैं। इस डॉट का नाम ए दिया है, इस डॉट का पी, इस डॉट का क्यू, इस डॉट का एक्स। ठीक है। पुस्तक के अगले पन्ने पर उसने एक सीधी रेखा देखी जो तीर के निशानों के बीच फैली हुई थी। जैसे ही गीता ने उस रेखा को छुआ, उसे एक ठंडी हवा का एहसास हुआ। रेखा ने बोलना शुरू किया, मैं यात्रा हूँ, दो बिंदुओं के बीच का सबसे छोटा और सीधा रास्ता। मैं स्थिरता और अनंतता का प्रतीक हूँ जो कभी नहीं रुकती। रेखा बिंदुओं का एक सीधा अनंत समूह है जो दोनों दिशाओं में असीमित रूप से विस्तारित होता है। इसकी कोई निश्चित लंबाई नहीं होती। इसे दर्शाने के लिए दोनों सिरों पर तीर का प्रयोग किया जाता है। देखिए हमें इसमें चित्र में दिखाया है। इसे दो बिंदु होते हैं। रेखा उनसे गुजरती है और उनको दर्शाने के लिए, उनकी दिशाओं को दर्शाने के लिए तीर का निशान का उपयोग किया जाता है। ठीक है। यहाँ एस और टी एक रेखा है जो एस और टी बिंदुओं से होकर गुजरती है और दोनों दिशाओं में अनंत तक जाती है। फिर गीता ने एक रेखाखंड देखा जिसके दोनों सिरों पर दो स्पष्ट बिंदु बने हुए थे। रेखाखंड ने एक शांत और स्थिर आवाज़ में कहा, मैं सीमा हूँ, एक निश्चित दूरी, एक मापी जा सकने वाली लंबाई। मेरी शुरुआत और अंत निश्चित है और मैं दो बिंदुओं के बीच संबंध दर्शाता हूँ। रेखाखंड एक रेखा का वह भाग है जिसके दो निश्चित अंत बिंदु होते हैं। इसकी एक निश्चित लंबाई होती है जिसे मापा जा सकता है। देखिए एक डॉट से दूसरे डॉट तक पी और क्यू के बीच की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो रेखाखंड है। ठीक है। यहाँ पी क्यू एक रेखाखंड है जिसके अंत बिंदु पी और क्यू हैं। अंत में रेखा ने एक किरण देखी जिसका एक सिरा एक चमकते हुए सूर्य जैसा था और दूसरा सिरा एक तीर का निशान लिए हुए था। किरण की आवाज़ में ऊर्जा और उत्साह था। मैं दिशा हूँ, एक शुरुआत के साथ अनंत की ओर बढ़ती हुई। मैं प्रकाश हूँ जो अंधेरे को चीरता है और नए रास्तों को रोशन करता है। किरण एक रेखा का वह भाग है जिसका एक निश्चित प्रारंभिक बिंदु होता है, लेकिन दूसरी दिशा में वह अनंत तक विस्तारित होती है। इसे दर्शाने के लिए प्रारंभिक बिंदु पर एक बिंदु और दूसरी दिशा में तीर का प्रयोग किया जाता है। देखिए हमें चित्र में दिखाया हुआ है। एक्स प्रारंभिक बिंदु है और वाई अंत बिंदु है, उससे तीर का निशान गुजरता है। ठीक है। यहाँ एक्स वाई एक किरण है जिसका प्रारंभिक बिंदु एक्स है और यह वाई की दिशा में अनंत तक जाती है। उस दिन से गीता ने गणित को एक नए नज़रिए से देखना शुरू कर दिया। उसे हर आकार में एक कहानी दिखाई देती और जब भी वह किसी मुश्किल में होती, उसे एक सपने की आवाज़ें याद आती जो उसे संभावनाओं, यात्राओं और सीमाओं, दिशाओं को याद दिलाती और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि ये एक बिंदु होता है। ठीक है। फिर दो तीर के निशान के बीच ये जो लाइन होती है इसे हम रेखा बोलते हैं। रेखा क्या होती है? दो दिशाओं में अनंत तक विस्तारित होती है, अनंत तक जा सकती है। इसमें दोनों तरफ तीर का निशान लगाया जाता है, जिस रेखा में एक तरफ तीर का निशान लगाया जाता है और एक तरफ बिंदु होता है, प्रारंभिक बिंदु होता है, वह किरण होती है। ठीक है। और दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है इसे हम रेखाखंड कहते हैं। ठीक है। हमने अभी तक ये पढ़ा। अगला है, शिक्षिका सभी विद्यार्थियों को एक एक कागज़ देकर रबर, पैमाना, ज्यामितीय बॉक्स का अनुरेखण ट्रेसिंग करवाएं। ट्रेस करने के लिए वस्तु को कागज़ पर रखकर उसके चारों ओर पेंसिल घुमाएं।
वस्तुओं की अलग अलग सतह को ट्रेस करवाएं और उन उभरी हुई आकृतियों को कैंची से कटवा लें। शिक्षिका आकृतियों को काटने में विद्यार्थियों की सहायता करें और उनकी अपनी देखरेख में ही यह कार्य करवाएं। तो देखिए इसमें क्या किया है, एक ये ड्राइंग बॉक्स है, आपका बॉक्स है, इसको हमने पेपर पर रखा, इसके चारों तरफ पेंसिल घुमाई तो एक आयताकार आकृति बनी। ये स्केल को पेंसिल से घुमाया पेपर पर तो ये लंबी आयताकार आकृति बनी। रबड़ की भी आयताकार आकृति बनी और रबड़ को थोड़ा लंबा करके खड़ा करके हमने बिछाया तो ये वर्गाकार आकृति बनी। अब एक चौकोर आकृति को बीच से चित्र में दर्शाएं। अनुसार मोड़िए, आपको 3 कोनों और 3 भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति मिलेगी, इसे त्रिभुज कहते हैं। देखिए ये एक चौकोर आकृति है, हमें चित्र में दिया हुआ है। देखिए एक चौकोर आकृति है, ये कोना है, ये कोने होते हैं, 4 कोने हैं इसकी चौकोर आकृति के, और ये जो है भुजाएं होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं। ठीक है, अब हम इसको अगर बीच में से इस तरीके से काट देंगे, देखिए आपको काट के दिखाया हुआ है, अगर हम इसे काट देंगे तो हमें एक ये 3 कोनों वाली आकृति मिलेगी जिसकी 3 भुजाएं होंगी, इसको हम त्रिभुज कहते हैं। तो जिस आकृति की 4 कोने और 4 भुजाएं होती हैं वह चौकोर आकृति होती है, और जिस आकृति के 3 कोने और 3 भुजाएं होती हैं उसे त्रिभुज आकृति कहते हैं। ठीक है, 2 त्रिभुजाकार आकृतियों को जोड़ने पर एक चतुर्भुज आकृति बन जाती है। देखिए 2 त्रिभुज हैं, ये दिखाया है आपको, 2 त्रिभुज हैं, इनको आपस में जोड़ा तो एक चतुर्भुज आकृति बनी है। ठीक है, क्योंकि इसके देखिए 2 त्रिभुज, 4 कोने बन गए उससे और 4 भुजाएं बन गई। ठीक है, बीच की भुजा नहीं है, बीच का ये विकर्ण होता है। देखिए ये त्रिभुज आकृति है, इसकी 3 भुजाएं हैं और 3 कोने हैं। ठीक है, ये चतुर्भुज आकृति है, इसकी 4 भुजाएं हैं और 4 कोने हैं। इन चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। आयत है ये, आयत क्या होता है, आयत की आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं। 4 भुजाएं होती हैं, 4 कोने होते हैं और आमने सामने के कोण 90-90 डिग्री के होते हैं आयत के। जैसे कि ये वाला कोण 90 डिग्री का, ये वाला कोण 90 डिग्री का, ये वाला कोण 90 डिग्री का, ये वाला कोण 90 डिग्री के। ठीक है, और इसकी जो भुजाएं होती है, ये वाली और ये वाली आमने सामने की भुजा समान लंबाई की होती हैं और ये वाली आमने सामने की भुजा समान लंबाई की होती हैं, परंतु ये वाली और ये वाली भुजा समान लंबाई की नहीं होती है। ठीक है, ये समान होती हैं और ये समान होती हैं। आयत नंबर 2, इसके भी देखिए चारों कोण 90 डिग्री के हैं। और अब हम देखेंगे, देखिए अगर इस आयत के चारों कोण तो 90 डिग्री के हैं, लेकिन यदि चारों भुजाएं भी समान लंबाई की हैं तो वह वर्ग कहलाता है। ठीक है, वृत्त बच्चों को अलग अलग आकार की गोल वस्तुएं दिखाएंगे, जैसे कि सिक्का, चूड़ी, बटन, थाली आदि। जैसे आप देखिए सिक्का होता है, जो कॉइन होता है गोल, वो वृत्त कहलाता है। वृत्त, उसकी आकृति वृत्ताकार होती है, वृत्त होता है। चूड़ी होती है, उसकी आकृति वृत्ताकार होती है। थाली जिसमें हम खाना खाते हैं उसकी आकृति वृत्ताकार होती है। इन सभी वस्तुओं में क्या समानता है, ये सभी वृत्ताकार हैं। सिक्का, चूड़ी, बटन आदि को कागज़ पर रखकर उसके चारों ओर पेंसिल घुमाने पर कैसी आकृति बनती है, वृत्त जैसी आकृति बनती है। एक पेंसिल एवं एक धागा लें, धागे का एक सिरा पेंसिल से बांधें, कागज़ पर एक बिंदु O बनाएं। धागे का दूसरा सिरा बिंदु O पर रखते हुए पेंसिल को बिंदु O के चारों ओर घुमाने पर धागे को हमेशा तना हुआ रखते हुए, धागे को हमेशा टाइट रखेंगे, कहेंगे कागज़ पर बनी आकृति को दिखा बताइए कि ये वृत्त है। आप इससे कर सकते हैं, मतलब हम क्या करेंगे, एक पेंसिल लेंगे, पेंसिल में धागा बांधेंगे, तो उससे हम चारों तरफ इस तरह से अगर आकृति बनाएंगे, सेम डिस्टेंस पर एक गोला सा बनेगा, वो वृत्त होगा। ठीक है, आप ये आकृति आपके ज्योमेट्री बॉक्स में प्रकार आता है उससे भी बना सकते हैं, कंपास से। वृत्त एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समूह होता है। वृत्त का केंद्र, जिस निश्चित बिंदु O पर धागे का सिरा रखा था वह बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। जैसे ये बिंदु है, इस बिंदु से समान दूरी पर
एक गोला बना है, तो ये बिंदु तो हो गया वृत्त का केंद्र। ये जो लाइन है बिंदु से लेकर वृत्त के सिरे तक, इसे हम त्रिज्या कहते हैं। और जो लाइन यहाँ वृत्त के दो सिरों को मिलाती है उसे हम व्यास कहते हैं। बीच से जो मिलाती है उसे व्यास कहते हैं। और वृत्त के जो चारों ओर का जो गोला है उसे हम परिधि कहते हैं। ठीक है। देखिए वृत्त की त्रिज्या, वृत्त के केंद्र से बने किसी भी बिंदु तक एक सीधी रेखा खींचने के लिए है, यह सीधी रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। देखिए अभी जैसे मैंने बताया, ये बिंदु है, वृत्त का केंद्र है, वृत्त के केंद्र से वृत्त के सिरे तक कहीं पे भी आप एक सीधी रेखा खींचेंगे वो वृत्त की त्रिज्या होती है। वृत्त का व्यास वृत्त का केंद्र है, इससे हमने एक गोलाकार आकृति बनाई। वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जो रेखा है दोनों सिरों को मिलाती है वृत्त के, तो उसे व्यास कहते हैं। मतलब जो वृत्त का व्यास है वृत्त को दो बराबर बराबर हिस्सों में बांटता है। ये हिस्सा बराबर है, ये हिस्सा बराबर है। ठीक है। हम देखिए सारणी में हम देखेंगे आकृति का नाम, भुजाओं की संख्या, कोणों की संख्या और उसकी विशेषताएं। ये त्रिभुज है, इसकी 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं। और एक बंद आकृति जिसकी 3 भुजाएं होती हैं, इसकी ये विशेषता होती है। वर्ग की 4 भुजाएं होती हैं, 4 कोण होते हैं, इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी कोण समकोण होते हैं, यानी कि 90 डिग्री के होते हैं। आयत की 4 भुजाएं होती हैं, 4 कोण होते हैं, आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं और सभी कोण समकोण होते हैं, यानी कि 90 डिग्री के होते हैं। अगला है वृत्त। वृत्त में कोई भुजा नहीं होती, कोई कोण नहीं होता। वृत्त एक गोल आकार है, इसके सभी बिंदु केंद्र से समान दूरी पर स्थित होते हैं। आयत और त्रिभुज में क्या अंतर है? आयत में 4 भुजाएं होती हैं, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। आयत में 4 कोण होते हैं, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। आयत और वृत्त में क्या अंतर है? आयत में कोने होते हैं, वृत्त में कोने नहीं होते हैं। आयत में भुजाएं होती हैं, वृत्त में भुजाएं नहीं होती हैं। आयत और वर्ग में क्या अंतर है? आयत चौकोर नहीं होता, लंबा अधिक होता है, जबकि वर्ग चौकोर होता है। जब आप ये भी लिख सकते हैं, आयत की आमने सामने की भुजाएं समान लंबाई की होती हैं और वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं। त्रिआयामी आकृतियाँ यानी कि 3D स्ट्रक्चर्स। देखिए शिक्षिका कक्षा में 2 डिब्बे लेकर आई। बच्चों को लगा कि उनमें कोई उपहार या खिलौना होगा, लेकिन जब उन्होंने डिब्बों को खोला तो वे खाली थे। एक हाथ घड़ी का डिब्बा था और दूसरा जूते का डिब्बा था। सबसे पहले शिक्षिका ने घड़ी वाले डिब्बे को सामने से दिखाया और पूछा, यह कौन सी आकृति का दिखता है? बच्चों ने कहा, यह तो वर्ग जैसा लग रहा है। शिक्षिका, सही पहचाना, लेकिन सोचो यह वर्ग से अलग कैसे है? एक बच्चे ने जवाब दिया, मैडम ये तो मोटा है। शिक्षिका ने प्रसन्नता से कहा, बिल्कुल सही। वर्ग एक द्विआयामी आकृति है, यानी कि 2D आकृति है, जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। लेकिन यह एक डिब्बा एक त्रिआयामी यानी कि 3D आकृति है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी होती है, यानी कि इसे घन भी कहते हैं। देखिए वर्ग की तरह इस डिब्बे की सभी भुजाएं बराबर हैं, इसे घन कहते हैं। फिर शिक्षिका ने जूते वाला डिब्बा उठाया, उसको सामने वाला भाग दिखाया उसका। पूरी कक्षा बोली, यह तो आयत जैसा लग रहा है, लेकिन मोटा भी है, जैसे पहले वाला डिब्बा था। शिक्षिका ने कहा, हाँ यह भी 3D आकृति है, त्रिआयामी आकृति है। आयत में केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, लेकिन इस डिब्बे में लंबाई और चौड़ाई के साथ ऊंचाई भी होती है। इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इसे घनाभ कहते हैं, क्यूबॉइड कहते हैं। इसके बाद शिक्षिका ने दोनों डिब्बों को उलट पुलट कर बच्चों को दिखाया और पूछा, अच्छा घन और घनाभ में कितने किनारे, कोने और सतह होती हैं? सत्यम ने डिब्बों पर गिनकर उत्तर दिया। शिक्षिका ने समझाया, घन और घनाभ दोनों में कोने, किनारे और फलकों की संख्या समान होती है, अंतर केवल भुजाओं की लंबाई का होता है। जैसे कि वर्ग और आयत में भुजाओं की संख्या बराबर होती है, कोनों की संख्या बराबर होती है, लेकिन भुजाओं की लंबाई में अंतर होता है। उसी प्रकार घन और घनाभ दोनों में कोने की संख्या बराबर होती है, किनारों की संख्या बराबर होती है, फलकों की संख्या बराबर होती है,
अंतर केवल भुजाओं की लंबाई में होता है। कोने कितने होते हैं घन में? 8। घनाभ में भी 8 होते हैं। किनारे भी 12 होते हैं और फलक यानी कि जो सतह है, फेसेस 6 होते हैं, 6 होते हैं। देखिए कैसे कोने यानी शीर्ष यानी कोना, जो कोना ये वाले कोने हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 6 7 8। उधर से देखेंगे आपको दिखेंगे 7 8, ठीक है। आप एक घन आकृति लीजिए, फिर उसमें गिन करके देख सकते हैं। 8 कोने होते हैं यानी कि शीर्ष होते हैं, किनारे 12 होते हैं। इसी प्रकार से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 तो आपको यहीं दिख रहे हैं, और आप पलट करके देखेंगे किसी आकृति को तो उसमें भी आपको दिख जाएंगे, ठीक है। और फलक, ये जो सतह होती है बीच की, इसे फलक कहते हैं या सतह कहते हैं, ठीक है। आइए हम चौक के डिब्बे और पेंसिल बॉक्स को खोल कर देखते हैं। बंद आकृति चौक का डिब्बा इस तरह से दिखता है, ठीक है। इस तरीके का दिखता है चौक का डिब्बा। इसको खोलेंगे, खोलने के बाद ये ऊपर की सतह, ये उसकी साइड्स की सतह, और ये ऊपर वाली सतह है उसके नीचे की सतह, ये ठीक है। 6 फलक आ गए। पेंसिल बॉक्स को खोलेंगे। पेंसिल बॉक्स की ये ऊपर वाली सतह, ये साइडों की सतह, और ये ऊपर की नीचे वाली सतह, ठीक है। ये घनाभ आकृति है, ये घन आकृति है। किसी त्रिआयामी आकृति को खोलने के बाद द्विआयामी आकृति बनती है और इसे इस आकृति का नेट जाल कहते हैं। आओ करके देखें। घन बनाने का तरीका। कागज पर 6 बराबर आकार के वर्ग बनाइए, जैसे कि इस चित्र में बने हुए हैं। अब इन वर्गों को काटिए और रेखाओं पर मोड़ दीजिए। सभी भागों को मोड़कर जोड़ें और गोंद या टेप की सहायता से चिपका लें, तो घन आकृति बन जाएगी हमारी। घना बनाने का तरीका। कागज पर 6 आयताकार भाग बनाइए, जैसे कि इस चित्र में बने हुए हैं। सभी हिस्सों को काटेंगे और रेखाओं पर मोड़ देंगे, तो इन सभी हिस्सों को मोड़कर चिपकाएंगे, तो ये घनाभ आकृति बनेगी हमें, ठीक है। देखिए चित्र, ये घन का चित्र है और ये घनाभ का चित्र है। आकृति का नाम घन, घनाभ। फलकों की संख्या 6 विशेषता। घन में 6 वर्गाकार फलक होते हैं। इसके सभी फलक आकार और माप में बराबर होते हैं और प्रत्येक शीर्ष पर 3 फलक मिलते हैं। घन की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई समान माप की होती है। घनाभ की विशेषताएं। घनाभ में 6 आयताकार फलक होते हैं। इसके आमने सामने के फलक आकार और माप में बराबर होते हैं। घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर अलग अलग माप की होती है। यदि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो जाती तो वह घन बन जाता है। देखिए ये बेलन है। बेलन में फलक 3 होते हैं। बेलन के 2 वृत्ताकार पृष्ठ होते हैं, सतह होते हैं, जो एक वक्र पृष्ठ सतह से जुड़े होते हैं। दोनों वृत्ताकार आधार समान आकार के और एक दूसरे के समानांतर होते हैं। बेलन की ऊंचाई दोनों वृत्ताकार पृष्ठों के बीच की लंबवत दूरी होती है। देखिए ये वृत्ताकार पृष्ठ है, इसी तरीके से यहाँ पर भी होता है एक, और ये जो ऊंचाई है ये बेलन की ऊंचाई होती है। इन दोनों वृत्ताकार पृष्ठों के बीच की दूरी होती है ये, ठीक है। अगला देखिए ये कोण आकार है, इसे शंकु भी बोलते हैं। इसके 2 फलक होते हैं, 2 सतह होती हैं, एक ही वृत्ताकार और त्रिकोणाकार। शंकु में एक वृत्ताकार पृष्ठ होता है और एक वक्राकार पृष्ठ होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ धीरे धीरे संकरा होता जाता है और शीर्ष पर मिलता है, ठीक है, इस तरीके से। आइए प्रयास करें। एक आयताकार कमरे के फर्श को ढकने के लिए किन आकृतियों की टाइलें बिछाना आसान होगा? वर्ग, वृत्त या त्रिभुज? देखिए इसका उत्तर आएगा, आयताकार कमरे के फर्श को ढकने के लिए वर्ग आकार की टाइलें अगर हम बिछाएंगे तो वह सबसे सही होगा, आसान होगा, क्योंकि इसके चारों कोण समान आकार के होते हैं, समकोण होते हैं, और चारों भुजाएं समान होती हैं, जो कि फर्श को पूरी तरह से ढक लेगा और कोई गैप नहीं रहेगा। त्रिभुज
टाइल्स का उपयोग भी किया जा सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा कठिन होगा, हार्ड होगा, जटिल होगा आपस में मिलाने में और सेटल करने में। वृत्त आकार की टाइल्स का उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये आकार में गोल होती हैं और इनमें काफ़ी गैप बचेगा एक दूसरे से मिलाएंगे तब। सोचिए और उत्तर दीजिए। अगर हम केवल गोल टाइलों से फर्श बनाएं तो क्या उनके बीच में खाली जगह बचेगी? क्यों, बताइए। अगर हम केवल गोल टाइलों से फर्श बनाएं तो उनके बीच में खाली जगह ज़रूर बचेगी, क्योंकि ये टाइल्स आकार में गोल होती हैं। आपस में चिपकाएंगे तो चिपकाने के लिए कोनों का आपस में मिलना ज़रूरी होता है, ताकि जो फर्श है वो समतल बन सके, उसमें गैप नहीं बचे। गोल टाइल्स को आपस में मिलाएंगे तो काफ़ी गैप बचेगा, जिससे कि कमरे का फर्श अच्छे से नहीं बन सकता है। अगला देखिए, यह विद्यालय का दृश्य है। प्रातःकाल विद्यार्थी विद्यालय में प्रवेश कर रहे हैं। दिशा दी हुई है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, चित्र देखिए, बताइए आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। हमें चित्र में विद्यार्थी, कमरे, पेड़, ऑटो रिक्शा, गेट आदि चीज़ें दिखाई दे रही हैं। विद्यालय भवन का मुख्य दरवाजा किस दिशा में खुलता है? दक्षिण में खुलता है। देखिए, दक्षिण दिशा में ये हमें दिशा दी हुई है। दरवाजा ये रहा, दक्षिण दिशा में खुलता है। विद्यालय के मुख्य दरवाजे से पानी की टंकी किस तरफ है? बाईं ओर है। टंकी को विद्यालय भवन के ऊपर से देखने पर कैसी दिखाई देती है? गोल या वृत्ताकार दिखाई देगी। कक्ष 2 का दरवाजा किस दिशा में खुलता है? पूर्व की दिशा में खुलता है। देखिए, ऊपर से आप टंकी देखेंगे तो आपको इस तरह से गोल दिखेगी। कक्षा 2 का दरवाजा इस दिशा में खुलता है। ये पूर्व दिशा दी हुई है, आपको पूर्व दिशा में खुलता है। ठीक है, अभ्यास कार्य। नीचे दी गई आकृतियों में से त्रिभुज, आयत, वर्ग और वृत्त को पहचान कर उनकी संख्या लिखिए। देखिए, हमने आप गिन करके देख सकते हैं। त्रिभुज 23 है, आयत 16 है, वर्ग 20 है और वृत्त 4 है। अगला है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। माचिस की डिब्बी में कितने तल सतह होते हैं? 6 सतह होती हैं। माचिस की डिब्बी की तरह सतह आयत की तरह दिखती है या वर्ग की तरह आयत की तरह दिखती है? ऐसी 4 वस्तुओं के नाम लिखिए जिनकी सतह आयत की आकृति जैसी होती है। ईंट, बॉक्स, रबड़, ज्यामिति बॉक्स। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 समान आकार की सतहों से मिलकर बने बंद डब्बे को घन कहते हैं। ईंट की सतह आयत जैसी दिखती है। एक घनाभ में 6 आयत होते हैं। घन में आमने सामने की सतह समान होती है। बिना ढक्कन का चौक का डब्बा 5 सतहों से मिलकर के बना है। बिना ढक्कन का चौक का डब्बा 5 सतहों से मिलकर के बना है। इसे खोलने पर इसकी सतह किस प्रकार दिखेगी? चित्र बनाकर दिखाइए। देखिए, ये चौक का डिब्बा है, इसके ऊपर का जो ढक्कन है वो नहीं है, तो इसकी सतह कैसे दिखेगी? कि इस तरीके से दिखेगी। ये नीचे का तल है, ये साइड का, ये ऐसे ऐसे ऐसे, इसका ऊपर का तल नहीं है, तो वो नहीं आएगा। ठीक है, अगला, दी गई आकृतियों का उनके नाम और आकृति जाल के साथ मिलान कीजिए। आकृति का नाम घनाभ, घनाभ का मिलान हम इससे कर देंगे और इसका जाल ऐसा दिखता है। ठीक है, अगली है शंकु। शंकु का मिलान इससे कर देंगे। ये शंकु आकृति है, इसका जो चित्र है वो ऐसा दिखता है। ठीक है, घन है, घन का मिलान हम इससे कर देंगे और इसका जो आकृति का जाल है, नेट जाल है, वो ये पहले नंबर पर है। देखिए, फिर अगली है बेलन। बेलन का मिलान देखिए, बेलन से कर देंगे और इसका बेलन का जाल इस तरीके का होगा लास्ट। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे चैप्टर समाप्त होता है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, हम उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में हमारे चैनल के बारे में बताइए। ठीक है, बाय।